नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome you all on board on this topic of project monitoring and controlling, and we'll just have a quick recap of our previous lecture. This is the continuation of our previous lecture. As we said that we'll divide this lecture into two lectures, और उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाह रहा था कि हम अपने वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं हम लोग वो स्ट्रॉन्ग करते रहें. As a professional project manager, it is very necessary for you guys to know कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई क्यों करना है. रिस्क को एज अ मेजर फैक्टर फॉर योर प्रोजेक्ट सक्सेस आपने उसको अपने जहन में क्यों रखना है. वाई यू हैव टू अडॉप्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिस्क. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज लेक्चर. आज हम देखेंगे कि आउटपुट्स के लिहाज से सोर्सेज ऑफ रिस्क जो हैं इन टर्म्स दैट इज कैटेगरी, हमारे स्टेक होल्डर्स के एक्शन जो हैं, एस्टिमेट्स, स्टाफिंग प्लान, कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क में हमारे पास चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, डिजाइन एरर, ओमिशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, poorly defined R&R and insufficiently skilled staff. Potential risk events are specific discrete events that might affect the project. Generically include probability, alternative outcomes, timing, frequency more than once. Risk symptoms are triggers or tripwire or indicators. Indirect manifestation of risk events, poor morale, lack of reported progress. Input to other processes are improved estimation and more training. Risk quantification. In project risk management, when we quantify, this quantification consists of evaluating the risk. Quantification consists of evaluating, first आप evaluate करते हो, and risk interaction to assess the range of possible project outcome. और उस risk के जो interaction होती है with other event, with other outcome, with other task, आपके activities या उसके जो दूसरे knowledge areas हैं उनके साथ जो उसके associated interaction होती है वो उसका जो project का outcome है उसके ऊपर उसका impact क्या होता है. Risk quantification. Goals of quantification or assessment: increase the understanding of the project, identify the alternative available, ensure that uncertainties and risks are adequately considered in a structured and systematic way and incorporated into the planning and development process. Establish the implication of these uncertainties on all other aspects of the project. रिस्क क्वांटिफिकेशन की इनपुट क्या है? स्टेक होल्डर, रिस्क टॉलरेंस, सोर्स ऑफ रिस्क, पोटेंशियल रिस्क इवेंट्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स. रिस्क क्वांटिफिकेशन के टूल्स क्या हैं? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV, स्टैटिस्टिकल सम, सिमुलेशन, डिसीजन ट्रीज एंड एक्सपर्ट जजमेंट. रिस्क एनालिसिस टेक्निक: brainstorming, spontaneous contribution of idea from team. The first step and the basic one and the important one, आप सबसे पहले अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. ये आपके इनिशिएशन फेज में भी हो सकता है, आपके प्लानिंग फेज में भी हो सकता है, रादर इनिशिएशन से पहले भी हो सकता है. आप अपने स्पॉन्सर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है. उसके बाद आप प्लानिंग में अपनी टीम के साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है. सो आप अपने सेशंस में, अपने मुख्तलिफ टाइमिंग में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ आप बैठ के डिस्कस करते हैं. कुछ आपके आइडियाज़ होते हैं, कुछ आपका नॉलेज बेस होता है, कुछ लोगों का नॉलेज बेस होता है, कुछ उनके आइडियाज़ होते हैं. उसकी बेस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारे रिस्क आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसके बाद आप उनको एनालाइज भी करते हैं. डेल्फी मेथड टू डिराइव कंसेंसस यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियन. आप एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हैं जो आपके सपोजिटली आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपके जो
या चलें इसको इस तरह देखते हैं, आप अगर इनिशिएशन फेज में हैं, आप वहाँ पे अगर उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ पे जो रिस्क हैं, तो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उन डोमेन्स के, सपोजली आपका डेवलपमेंट टीम लीड जो है, या डेवलपमेंट मैनेजर, आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैनेजर, या आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, हर एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और उनके पॉइंट्स को आप एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस जो आपने अपने आइडेंटिफिकेशन की होती है। मोंटे कार्लो iterative simulation using random numbers to incorporate probabilistic data and drive a probability distribution of the final result। अभी इस मोंटे कार्लो को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये जितने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में आपको टेक्निक्स नज़र आ रही हैं, इन सारी टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस, evaluate effect of a change in a single variable on the entire project। I repeat, evaluate effect of a change in a single variable on the entire project। आपका जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है बेसिकली कि आप एक वेरिएबल के चेंज को चेक करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिसीजन ट्री एनालिसिस, ग्राफिकल आइदर और चॉइसेस, आइदर डू दिस आइदर डू दैट। तो वो जो आपके आइदर के और इफ के जो चॉइसेस हैं ना, अगर मैं इसको ऑप्ट करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, और आइदर इफ आई ऑप्ट फॉर दिस वन तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो वो आप वो ब्रांच ट्री क्रिएट करते हैं और आपका एक डिसीजन एनालिसिस आपके पास आ जाता है। यूटिलिटी थ्योरी टेक्स एटीट्यूड ऑफ डिसीजन मेकर इनटू अकाउंट। यूटिलिटी थ्योरी सेज दैट जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं उनका जो एटीट्यूड होता है उसको भी आप अकाउंट में रखते हैं, उससे भी आपको रिस्क एनालाइज हो जाता है कि जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, सपोजिटली कॉस्ट एसोसिएटेड रिस्क हैं या स्केड्यूल एसोसिएटेड रिस्क हैं, और उसके बाद जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं या आपका जो स्पॉन्सर है, उसके एटीट्यूड से भी आपको पता चल जाता है कि अगर हमारे स्केड्यूल में स्लिपेज हुई या कॉस्ट हमारी इंक्रीज हुई तो हमारा जो स्पॉन्सर है वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, या हमारा क्लाइंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो वो आप वहां से भी बहुत सारे रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं। डिसीजन थ्योरी टेक्निक टू रीच डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, पॉइंट टू बेस्ट पॉसिबल अकर नो मैटर द फोरकास्ट एक्यूरेसी। आपके जो अनसर्टन इवेंट्स होते हैं और रिस्क होते हैं उसके जो पॉसिबल कोर्स होता है नो मैटर द फोरकास्ट एक्यूरेसी, आप उसकी बेस पे मुख्तलिफ आप अपने डिसीजंस क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस वो हम उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। सैंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी इक्वेशन इज प्रोबेबिलिटी of event number 1 multiplied by probability event 2 is equal to probability of both event। ठीक है, उसको आप अगर नीचे देख सकें 0.70 into 0.80 is equal to 0.56 और 56% उसकी probability है कि वो अकर होगा। This applies to independent events only। ये जो independent events होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। Example, data probability of scope is 0.70, probability of no scope is 0.30, probability of approval is 80, probability of no approval is 0.20। Example, probability scope into probability approval is 70 into 80। आप कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आप नोट करें तो हमने स्कोप को अप्रूवल के साथ कैलकुलेट किया और नो स्कोप को नो अप्रूवल के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और नो स्कोप अप्रूवल नो अप्रूवल को स्कोप के साथ। इस तरह इसके 4 कॉम्बिनेशन हमने बनाए। प्रोबेबिलिटी स्कोप इनटू प्रोबेबिलिटी अप्रूवल इज 0.70 मल्टीप्लाई बाय 0.80 दैट इज 0.56, एक्चुअली इट इज 56%। प्रोबेबिलिटी स्कोप इनटू प्रोबेबिलिटी नो अप्रूवल इज इक्वल टू 0.70 मल्टीप्लाई बाय 0.20 दैट इज 14%। नो स्कोप इनटू अप्रूवल is 30.30 into 0.80 that is 0.24, 24%, and probability no scope into probability no approval that is 0.30 into 0.20 that is 0.06, that equates to 1.0। हमने डिस्कस किया था कि 0 से 1 तक की ये probability हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डिसीजन ट्री एनालिसिस। Expected monetary value EMV, product of two values, risk event probability and risk event value।
हम इसको फिर से देखते हैं। मॉनेटरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, रिस्क ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट की रिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड रिस्क इवेंट वैल्यू, और जो रिस्क का इवेंट है उसकी वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ द रिस्क इवेंट इज द की। जो रिस्क इवेंट की वैल्यू है वो एक जिसे कहते हैं की फैक्टर है। मस्ट इंक्लूड टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल वैल्यू। 1 week slippage with minor client impact, 6 week slippage with major client impact. So वो आपकी जो वैल्यू है इवेंट की वो डिपेंड करती है कि आपका 1 week slippage आपका माइनर क्लाइंट है उसकी क्या वैल्यू होगी, और 6 week slippage आपका मेजर क्लाइंट है उसकी क्या वैल्यू होगी। गिवन द फॉलोइंग, आप इसमें अगर गौर से देखें तो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। यू रिमेंबर ये हमने पहले भी एक जगह पे पढ़ा था कि मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ये यू रिमेंबर ये जो पर्ट उसमें कहीं हमारे पास आ रहा था वो ऑप्टिमिस्टिक, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली, देन पेसिमिस्टिक, और फिर वो डिवाइड बाय 6। ये तो ये एग्जैक्टली वही चीज आप यहाँ पे देखेंगे। ऑप्टिमिस्टिक कॉस्ट इज $100,000, प्रोबेबिलिटी इज 0.20, most likely cost is $130,000, probability 0.60, and pessimistic cost is $180,000 and a probability is 0.20. expected value calculation हम कैसे करेंगे? optimistic उसी फॉर्मूला के तहत 100,000 into 0.020, that is 20,000. most likely is 130,000 into 0.60, that is 78,000. pessimistic 180,000 into 0.20, that is 36,000. expected monetary value is $134,000. so आप ये देखें, optimistic plus 4 into most likely plus pessimistic divided by 6, formula if probability is not known. कि उस सूरत में होता है कि जहां पे हमें probability जो फॉर्मूला है वो हमें unknown हो। EVM example, if no probabilities are given, use EM is equal to optimistic plus 4 multiplied by most likely into pessimistic divided by 6. EVM is equal to 100 into 4 into 130 plus 180 divided by multiplied by 1000 divided by 6. The answer is $133,333. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होती हैं? ये भी हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं फॉर रिस्क एनालिसिस। मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। इसके हम एग्जांपल आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एग्जांपल, टेस्ट स्कोर्स आर 10, 20, 25, 40, 45, 45, 50, 55, 55, 60, 60, 60, 65, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 90, 90, 95 and 100. Mean would be numbers obtained by dividing the sum of a set of quantities by the number of quantities in the set. Answer is 1855 divided by 29 is equal to 64. Mode इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू और आइटम occurring most frequently in the series of observation. Answer is 70, it occurs 5 times. Median is middle value in a distribution. Answer is 65. Variance is 486.4. Standard deviation, square root of the variance. जो हमारा variance था उसका square root है. Answer is 22. Range is measure of dispersion equal to the difference or interval between the smallest and the largest of the set of quantities. Answer is 90 or 100 minus 10. Approximation क्या होती है? Approximation is mean is equal to optimistic plus 4 multiplied by most likely plus pessimistic divided by 6. Standard deviation is maximum minus minimum divided by 6. So जो हमारे approximation हम mean की निकालेंगे और standard deviation उसकी क्या होगी, जो maximum value है और जो minimum value है उसको हम divide करेंगे 6 से। This is another way of your risk analysis. आप उसको analyze कैसे करते हैं, उसके पास जो हमारे पास मुख्तलिफ formulas हैं हम उसको discuss कर रहे हैं। Exercise for you guys, आप इसको अगर देखें, project A is optimistic 100,000, most likely 125,000, pessimistic 180. EMV अगर हमारे पास निकला था 130, standard deviation is 13,000, variance हमारे आगे 169,000,000. project B का इसी तरह और project C का इसी तरह। So what? Normal distribution,
Mean is expected value. Mean is mode is equal to median. Standard deviation is a measure of dispersion about the mean. 68.27 of case occur between mean plus standard deviation and mean minus standard deviation. 95.45% of cases occur between mean plus 2 standard deviation and mean minus standard deviation square. 99.73 of the cases occur between mean plus 3 standard deviation and mean minus 3 standard deviation. यहाँ पे अब आप देखें मीन हमारे पास इन बिटवीन आ रहा है 34.1 एंड 34.1 हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन है. ब्लू इज इक्वल टू 68, ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 95, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस रेड इज इक्वल टू 99.7% नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. 1.1%, 1.1% बोथ एक्सटेंट्स आप देख सकते हैं. इट इज इन रेड. ग्रीन 13.6% प्रोबेबिलिटी एंड 34.1% हमारे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है. स्क्वीड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको बिल्कुल स्क्वीड कर देते हैं और वो आपको मीन मीडियन और उसकी बेस पे आप निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. इसी में आप अगर बीटा वर्सेस ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉस्ट एस्टिमेट मीन इज इक्वल टू a प्लस 4m प्लस b डिवाइड बाय 6. वेरिएंस इज b माइनस a डिवाइड बाय 6 होल स्क्वायर. वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी. और जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन a प्लस m प्लस b डिवाइड बाय 3 और वेरिएंस उसका जो हम निकालेंगे वो b माइनस ए स्क्वायर प्लस m माइनस a m माइनस b डिवाइड बाय 18. तो ये हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मॉनिटरी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास उस चीज की निकल आएगी उस इवेंट. सिमुलेशन uses a representation or model of a system to analyze the behavior or performance of the system. Monte Carlo analysis is the best resulted used to quantify risk of various schedule choices. I repeat this simulation. Simulation uses a representation or model of a system to analyze the behavior और परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. आप इसकी सिमुलेशन यूज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मॉडल के थ्रू जो आपके सिस्टम को एनालाइज करता है और उसके परफॉर्मेंस को चेक करता है. मोंटे कार्लो एनालिसिस इज द बेस्ट नोन रिजल्ट्स यूज्ड टू क्वांटिफाई रिस्क ऑफ वेरियस स्केड्यूल चॉइसेस. व्हाट इज मोंटे कार्लो? Requires optimistic, most likely and pessimistic estimates. Use random number generator to select which value to use. Calculates the database multiple time to develop a probability distribution of the data. I repeat, calculate the database multiple times to develop a probability distribution of the data. Decision tree. Aggressive schedule EMV is equal to 110,000. Conservative schedule is equal to 7,000. Given the following decision, चॉइस इवेंट्स हमने याद है अभी जब हमने डिसीजन ट्री पे हमने डिस्कस किया था तो आइदर और इफ वाली सिचुएशन होती है. इफ आई ऑप्ट फॉर दिस पाथ तो उसके ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे और आइदर इफ आई ऑप्ट फॉर दिस पाथ तो उसके ये रिजल्ट्स होंगे. इसी तरह अगर हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ के लिहाज से भी देखें तो इस मोड लाइक कि अगर मैं जीटी रोड से लाहौर जाऊंगा तो उसका ये रिजल्ट होगा, अगर मैं मोटरवे से लाहौर जाऊंगा तो उसका ये रिजल्ट होगा. सो वो इन दैट वे आप चॉइस इवेंट आपके पास एक डिसीजन ट्री आ जाता है, उसमें आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम पिंडू टू लाहौर अगर मैं जीटी रोड का ऑप्शन पिक करता हूं तो उसमें जो है वो मुझे ये इवेंट्स अकर हो सकते हैं, उसमें मेरी कॉस्ट इतनी आएगी, उसमें टाइम मेरा कम लगेगा, उसमें रास्ते में ये इवेंट्स हो सकते हैं, उसकी अकरेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, रोड कंडीशन इज़ नॉट गुड, सो वहाँ पे टायर फ्लैट होने का ज़्यादा खदशा है. इसी तरह अगर मैं जो हूँ वो इस रोड से जाऊँ विच इज़ बिट इलेबरेट, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है, दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, तो वहाँ पे मुझे ये इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है. सो इस तरह के जो है आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस आप उसको एज अ डिसीजन ट्री आप क्रिएट करते हैं और उसमें आप अपनी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं. सो एग्रेसिव चॉइस इवेंट 60% पे आपका जो आउटकम है वो 250,000 है, 40% पे आपका जो आउटकम है 100,000. EMV is 150 and EMV for that 40% is 40,000. Conservative choices में
20% इज 45,000 और EMV आपका 9,000 है और 80,000 प्रोबेबिलिटी पे आपका 20,000 उसका आउटकम है और 16,000 आपका EMV है। यूटिलिटी थ्योरी डेफिनेशन endeavors to formalize management's attitude toward risk of the decision maker. Type risk seeking, risk neutral and risk averse. Expert judgment. Expert judgment can often be applied in lieu of or in addition to the mathematical techniques described above. Derived from team members, other in or outside of organization, published finding, इंडस्ट्री एवरेज स्टेटिस्टिक्स। इट्स मोर लाइक कि जो हमारी एक्सपर्ट जजमेंट है वो मुख्तलिफ तरीकों से उन मुख्तलिफ तरीकों को अगर आप इकट्ठा करते हैं, सपोजिटली अगर कॉस्ट का आपका फाइनेंस मैनेजर है, आपने उसको अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में या एक्सपर्ट जजमेंट के तौर पे आपने उसका कोई ओपिनियन लेना है, आपका क्वालिटी का है, आपका स्केड्यूल का, टाइमिंग का आपके पास कोई एक्सपर्ट है या आप खुद हैं उसके एक्सपर्ट, तो आप ये मुख्तलिफ टेक्निक्स जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के हैं, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री और आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मोंटी कार्लो, ये जो हैं आप मुख्तलिफ लोग अपने अपने एरिया में इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो अपना एक्सपर्ट जजमेंट देंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि एक्सपर्ट जजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन, फॉर मी इट्स मोर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक फॉर एनालिसिस। उसके साथ साथ आप जो पब्लिश फाइंडिंग होती है, सपोजिटली आप एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने कोई एक ERP सिस्टम इंस्टॉल करना है या ERP सिस्टम आपने डेवलप करना है जो कि एक ओपन सोर्स बेस है, तो उसमें आप अपने प्रीवियस जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी, जो प्रीवियस पब्लिश मटेरियल आपको नेट पे मिल जाएगा या ऑर्गेनाइजेशंस के पास होगा, आप उसको देखेंगे, उसमें उनके जो उनको प्रॉब्लम फेस किए या उसमें जो किसी किस्म का एसोसिएटेड रिस्क था या उसके जो लेसन लर्न थे, आप उनको अडॉप्ट करेंगे। उसमें भी आप एक्सपर्ट जजमेंट में जो मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसके साथ साथ आप ये भी एक इंक्लूड करेंगे। अदर्स इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मुख्तलिफ लोगों के आपके ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के आपके ओपिनियंस होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के रिसर्च होती है, मुख्तलिफ लोगों के एनालिसिस होते हैं, आप उनको भी एक्सपर्ट जजमेंट में इंक्लूड करते हैं। सम टाइम बाय कॉलिंग दोज पीपल इन और सम टाइम बाय जस्ट नॉर्मल डिस्कशन और सम टाइम बाय गेटिंग द मटीरियल फ्रॉम देम। टीम मेंबर्स, आपके जो अपने टीम मेंबर्स हैं उसमें आपके जाहिर सी बात है अगर आप अपने मुख्तलिफ डिवीजन से, अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने टीम मेंबर से, आप सपोजिटली आपका टेस्टिंग मैनेजर है जिसने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, आप उसके एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, उससे भी जानेंगे कि उसको टेस्टिंग में ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर हो सकते हैं, कौन कौन से उसके पास टूल्स अवेलेबल हैं, उसको कितना टाइम रिक्वायर हो सकता है, इस किस्म के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अगर एक्स बेस्ड विंडो है, एक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है या आपका विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपका सपोजिटली कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी अभी तक टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को जो है आपने कैसे टेस्ट करना है। सो ये जब आप उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं तो उसकी बेस पे आप बहुत से अपने रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिस्क, द गोल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इम्प्रूव प्लान डिलीवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क, वेयर टू फोकस अटेंशन। आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका जो मेजर फोकस होता है वो आपकी अटेंशन को उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, आप ऑब्वियसली ओवरऑल एरिया को आप अपने कंसिडरेशन में नहीं रखते हो, आप उन सारे एरियाज को कंसिडरेशन में रखते हो कि जहां पे आपको रिस्क के अकर होने में आपको यू हैव अ डाउट कि यहाँ पे आपके रिस्क कोई अकर हो सकता है, यू हैव ओपिनियन कि यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का रिस्क हमें फेस करना पड़ जाता है। सो आपके एक तो वो है, दूसरा इम्प्रूव प्लान, आपके रिस्क को जब आइडेंटिफाई करते हो, उसको क्वांटिफाई करते हो और उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप करते हो, दिस इज एक्चुअली क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो जब आप उसको क्वालिफिकेशन में लेकर आते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत से प्लान जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, आपकी जो डिलीवरी है प्रोजेक्ट की वो इम्प्रूव हो जाती है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क, आपके जो सबसे बड़े रिस्क होते हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। Remaining major project risk areas are: what if project failed to perform as expected during operational life or product life cycle, conformance to quality requirement remembered long after cost and schedule performance,
Quality management has most impact on long-term perceived and actual success of the project. You remember अभी हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने आपसे बात की थी कि आपके जो रिस्क होता है वो आपके इवन कि आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, आप क्लोज आउट कर दिए, रिसोर्सेज को आपने डिस्पर्स कर दिया है, लेकिन यू फॉर सम प्रोजेक्ट्स और सर्टेन एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स। बहुत सी बार आपको ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट फुली डिलीवर कर चुके होते हैं, हर चीज़ उसकी कॉस्टिंग ख़त्म कर चुके होते हैं, उसके स्केड्यूल कंप्लीट कर चुके होते हैं, आपके जितने रिसोर्सेज वो डिस्पर्स हो चुके होते हैं, इवन के आप प्रोजेक्ट को फाइल कर चुके होते हैं, मीन्स कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुके हैं साइन ऑफ तक। उसके बावजूद भी आपका फोकस जो है वो आपके प्रोजेक्ट के जो आउटकम डिलीवरेबल्स होते हैं उसके ऊपर रहता है। क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है कि जो आपके लास्ट टाइम तक आप उसको मैनेज करते रहेंगे और वो आपके लॉन्ग टर्म चलेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मोस्ट इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म परसीव एंड एक्चुअल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। स्केड्यूल रिस्क कैन मैनेज क्रिटिकल पाथ बट नॉट मैनेज ड्यूरेशन। रीजन, schedule risk. Highest risk path is equal to path with most project completion risk. Risk in all activity duration because future is uncertain. Longest duration activity riskiest. Therefore need to identify and manage what could contribute to project delay. Could override management of critical path. Okay, this one is saying that आपके जो schedule का risk होता है, यू रिमेंबर मैंने जब हम लोग टाइम को स्टडी कर रहे थे, स्केड्यूल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना स्केड्यूल बना रहे होते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ या खुद आप बैठ के बना रहे होते हैं, उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक्टिविटी वाइज भी, टास्क वाइज भी आप उससे जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं आप उसको अपने जहन में रखते हैं। अब ऑब्वियसली जब आपने एक्टिविटी वाइज आपने रिस्क को अपने जहन में रखा कि वो एक्टिविटी कितनी रिस्की है, आप जब उसका स्केड्यूल बना रहे होंगे तो वो स्केड्यूल भी आपके लिए बहुत रिस्की बन जाता है। नाउ व्हाट वी कैन डू और व्हाट हैपन इज, आपके जो स्केड्यूल का रिस्क होता है वो हाईएस्ट रिस्क पाथ इज इक्वल टू पाथ विद मोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क। आपका जो हाईएस्ट रिस्क पाथ होता है वो पाथ होता है कि जिसमें प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन रिस्क है वो सबसे ज्यादा हो। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी इज द रिस्कीएस्ट। जो आपके लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी होती हैं वो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट होती हैं। देयरफॉर नीड टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज व्हाट कुड कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट डिले। कुड ओवरराइड मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल पाथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर द रीजन आई पॉज फॉर अ सेकेंड इज आई वाज थिंकिंग ऑफ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, इफ supposedly there is a critical path, आपके दो critical path हैं किसी for certain set of activities या certain set of project, दो में से आप किस बेस पे एनालाइज करेंगे या उन दोनों को आप किस बेस पे एनालाइज करेंगे कि वो रिस्कीएस्ट हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप आफ्टर सर्टन डिस्कशन आप एक लॉजिक लड़ा के आप इसका या विद सर्टन लॉजिक आप इसका आंसर कर सकेंगे। आई वुड लाइक कि आप इसको सोचें कि आप उन दोनों में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट है। क्या वो उसकी रीजन ये होगी कि हाँ जी वो दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट एक्टिविटी है इस वजह से, या उसकी कोई और रीजनिंग भी हो सकती है। सो थिंक ऑफ दैट थिंग फॉर अ सेकेंड एंड देन यू विल कम टू नो कि आप रिस्क को लॉन्गेस्ट पाथ पे क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों वो लॉन्गेस्ट पाथ ही आपके लिए इतना ज्यादा रिस्कीएस्ट बन जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आपस में डिस्कस करें देन यू विल डेफिनेटली लर्न फ्यू मोर थिंग्स अबाउट रिस्क स्केड्यूल। यहाँ पे एक एग्जांपल है स्केड्यूल रिस्क की कि स्टार्ट से ABCDE और फिनिश, ठीक है, तो वो आपके पास ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज के ऑप्शन बन रहे हैं। AB लो, लाइकली, हाई, एक्सपेक्टेड, उसके मुख्तलिफ ये आपके पास नीचे नंबरिंग आ रही हैं 8, 9, 10, 9। एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली हाई और मीन एक्सपेक्टेड जो है वो आपका 9 बनता है। अब आपको समझ आएगी कि जो स्केड्यूल रिस्क है और उसके पीछे हमने जो मुख्तलिफ अपने मोंटी कार्लो और ये सिमुलेशन और ये स्टैंडर्ड एविएशन और ये इस तरह के हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हमने पढ़े थे उसका हमें यहाँ पे रिस्क के आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस में रिस्क के एनालिसिस में हमें क्यों फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी A to B
मोस्ट लाइकली उसका जो लोएस्ट जो उसका टाइम है दैट इज 8, मोस्ट लाइकली उसके जो है वो 9 है और हाई जो है वो 10 है, मींस पेसिमिस्टिक। सो आपका जो मीन एक्सपेक्टेड है दैट इज 9, बी सी का 4, इसी तरह आपके पास जो है वो बी सी का 5, सी ई का 0, बी ई का 4.7, ए डी का 9, डी ई का 3.3। स्केड्यूल रिस्क आपका पाथ जो है, अब जब आपने ये सारी चीजें उनका कॉम्बिनेशन आपस में आपने जब उनको कैलकुलेट किया तो पाथ ए बी सी ई जो है वो सम ऑफ मोस्ट लाइकली इज 14, sum of mean is 14, sum of high is 16। ABE path जो है वो sum of most likely is 15, sum of means is 13.7, sum of high is 17, and also path for ADE is sum of most likely is 11, sum of mean is 12.3, sum of high is 21। so most risky आपके लिए कौन सा बन जाएगा? ABE, ABCE and ADE। सो अब ADE जो है वो आपका 21 है, फिर 17 एंड देन 16। सो मोस्ट रिस्की आप इस तरह अपने स्केड्यूल के जब क्रिटिकल पाथ को आप स्केड्यूलिंग करते हैं, क्रिटिकल पाथ को जब आप क्रिटिकल पाथ जब बना रहे होते हैं और उस वक्त जो है आप उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क को भी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो उससे आपको ना सिर्फ क्रिटिकल पाथ का पता चलेगा बल्कि आपको उसके प्रोबेबिलिटीज का भी आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी रिस्की हैं। Risk quantification output, opportunities to pursue, threat to respond to, opportunities to ignore, threat to accept। ये आपके रिस्क क्वांटिफिकेशन का आउटपुट निकलता है जब आप इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट इन रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट डिफाइंस द एनहांसमेंट स्टेप्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट। आई रिपीट, रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट defines the enhancement step for opportunities and responses to the threat। कि आप अपने रिस्क को जो डेवलपमेंट आइडेंटिफाइज द एनहांसमेंट, कि आप उसको एनहांस करने के जो स्टेप्स हैं अगर वो पॉजिटिव है वो, और अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सेज टू द थ्रेट, जो आपके थ्रेट हैं उसके अगेंस्ट जो आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है वो, और उसको जो रिस्पॉन्ड आप करेंगे उसको डेवलपमेंट को आप रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट कहते हैं। Define steps for enhancing opportunities, responding to threats. Types of responses are avoidance, eliminate, mitigation, reduce EMV by reducing probability, reduce impact by insurance। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर वॉज अ प्रोजेक्ट कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हमने डेवलप करनी थी कि जो मार्केट में पहले किसी ने उसको डेवलपमेंट नहीं की थी, और उसमें हमें थोड़ा सा ये एक रिस्क इन्वॉल्व था कि कोई उनके जो डिज़ाइन है वो उसको कोई कॉपी ना कर ले। तो उसके लिए हमने उसके पेटेंट्स जो थे उनको इंश्योर्ड कर दिया, ठीक है। और जब उनकी इंश्योरेंस होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस करवाई, तो वो इंश्योरेंस इटसेल्फ उनको जो कॉस्ट की वो मोर देन $100 मिलियन उनको कॉस्ट की। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो इंश्योरेंस $100 मिलियन उनको कॉस्ट की, अगर उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी कर लेता तो जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू थी उस प्रोजेक्ट की या उस एरिया की या उस सॉफ्टवेयर की या आप कह लो उस प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू थी वो मोर देन 500 to 600 मिलियन डॉलर्स थी। तो वो $100 मिलियन स्पेंड करना बेहतर था बजाय इसके कि बाद में अगर कोई कॉपी कर लेता तो वो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन को $500 मिलियन का जो नुकसान होना था दैट वुड बी अ सेपरेट थिंग। सो इस तरह के मुख्तलिफ आप जो रिस्पॉन्सेज हैं आप उनको पहले से अप्लाई करके बहुत से जो थ्रेट्स हैं, बहुत से जो इम्पैक्ट्स हैं, आप उसको रिड्यूस कर देते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्टिव, डेवलप प्लान टू डील विद रिस्क इफ इट अकर्स। पैसिव, एक्सेप्ट रिस्क, एग्जाम्पल लोअर प्रॉफिट। प्लानिंग alternatives. Project managers have several response options: avoidance, absorption, adjustment, deflection, contingent planning, a combination of the above। बहुत बार आप चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि हाँ अगर ये रिस्क आ गया है या वो रिस्क आने वाला है या तो उसको आप अवॉइड कर देते हो।
हो सकता है वो मिनिमम हो सकता है आप उसका कुछ कर ना सकते हो सकता है आपके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो। एब्जॉर्प्शन के आपके पास कितनी ऑप्शन होती है, आप कितना रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके सपोजिटली कि अगर वो आपका रिस्क ऐसा है कि जो आपके टाइम के साथ एसोसिएटेड है, आपने अपने प्रोजेक्ट के टाइम में स्केजुलिंग में आपने इतना क्वेश्चन रखा हुआ है, इतना बफर टाइम रखा हुआ है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि सपोजिटली इफ देयर इज अ रिस्क जो आपकी एक्टिविटी 10 डेज की आपने विद द बफर आपने रखी हुई थी, आपका वो रिस्क अकर होता है और वो 8 डेज तक उसको लेके चला जाता है, तो स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन फॉर 2 डेज, आप उस रिस्क को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसी तरह एडजस्टमेंट, आपका रिस्क अकर हो जाता है, आप उसका अल्टरनेटिव के तौर पे आप उसके पाथ को एडजस्ट कर देते हैं या किसी और ऑप्शन को आप ऑप्ट कर लेते हैं, तो वो जो है आप उस तरह जो है आपका रिस्क जो अकर हुआ है उसकी वजह से आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और लेकिन उसका आपको इतना नुकसान नहीं हुआ। सो इसी तरह आपके कॉन्टिजेंट प्लानिंग होती है कि कॉन्टिजेंसी में आपने कोई प्लान ऑलरेडी रखा होता है कि अगर ये रिस्क अकर हो गया तो इसकी बेस पे मैं उसके बजाय मैं ये काम कर लूंगा, मेरे पास कॉन्टिजेंसी के तौर पे एक बैकअप रिसोर्स पड़ा हुआ है, इफ माई लीड रिसोर्स लीव और इफ ही प्लान्स फॉर सम वेकेशन तो मेरे पास एक बैकअप रिसोर्स है। सो इन दैट वे मेरी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जो है वो काम आएगी। बाज़ औक़ात आप जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर, वो इन सब का एक जो है वो कॉम्बिनेशन अपने पास एज अ कॉन्टिजेंट प्लानिंग के तौर पे वो रखेगा। अवॉइडेंस defined characterized by project manager statements such as this alternative is totally unacceptable for me, आप उसको totally unacceptable रखते हो। You would take the appropriate steps to avoid this situation. Absorption, risk is recognized but not acted upon. Risk, accept the risk as is. It is a matter of policy, retain an absorption by prudential allowances, unrecognized, unmanaged or ignored by the default. Adjustment, modification in the project, scope, budget, schedule, quality, specification, combination of the above. Deflection involves transfer of risk by such means as contracting out to another party, insurance or bonding, by recognizing it in the contract. डिफ्लेक्शन को अगर आप थोड़ा सा लिटिल मीनिंग में देखें तो आप डिफ्लेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ आपके ऊपर आ रही है और वहाँ से आप उसको जैसे रिफ्लेक्शन कहते हैं उसी तरह आप डिफ्लेक्ट उसको कर रहे होते हैं कि आप अपने बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनको आप आउटसोर्स कर देते हैं सो दैट कि उसका जो रिस्क है वो आप शेयर करें किसी और के साथ कि वो काम करेगा और अगर किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो वो उस थर्ड पार्टी को होगा, हमें वो नुकसान बेयर नहीं करना पड़ेगा। और बाज़ का ये होता है कि जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देने में ही इटसेल्फ बहुत सारा आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है। Contingent planning. Contingent planning is a mean to address risk to the project through a formal process and provide resources to meet the risk event. It is the establishment of management plan to be invoked in the event of specific risk events. Example, the provision and prudent management of a contingency allowance in the budget, the preparation of schedule alternatives and workaround, emergency responses to deal with major specific areas of risk, and assessment of liabilities in the event of a completed project shutdown. Contingent planning जो होती है that is very important in a way कि mostly आपके पास चीज़ों का आंसर नहीं होता, मोस्टली आपके पास चीज़ों का आंसर होता भी है, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन व्हाट यू डू इज यू ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान. इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ गुड प्लानर कि आप रिस्क को जहन में रखते हुए हमेशा एक बैकअप प्लान के तौर पे अपने पास एक सिचुएशन क्रिएट करके रखते हैं. हमेशा आपके पास बैकअप प्लान एक होना चाहिए कि इफ़ आई गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, अगर मैं ना जा सका तो फिर मैं ये कर लूँगा. आज मैंने फलां जगह पे मेरी मीटिंग है, अगर मेरी मीटिंग ना हुई तो मैं उसके बजाय अपनी बाकी मीटिंग्स को कैंसिल नहीं करूँगा, मैं अपनी मीटिंग्स को डिले कर दूंगा सो दैट कि अगर वहाँ पे मीटिंग मेरी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो मैं दूसरे क्लाइंट से मीटिंग कर लूँगा. अगर मेरा एक रिसोर्स चला जाता है, इट डजेंट मैटर
मेरे पास उसी तरह का एक और दूसरा रिसोर्स है जो कि मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है ऑन अ मिनिमम कॉस्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या उसको एक ऐसा टास्क दिया हुआ है कि जिसकी लो प्रायोरिटी है, तो मैं वो लो प्रायोरिटी का टास्क जो है उससे ख़त्म करा के मैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लूँगा। सो आपके पास ये सारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट यू कैन डू इज़, आप बहुत से अपनी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग जो है, जो कि आपने किसी से अपने स्पॉन्सर से अप्रूव करानी होती है या आपने अपने क्लाइंट से अप्रूव करानी होती है, उसको तो आप एक पेपर पे मेंशन करते हैं और उसको आप साइन ऑफ कराते हैं। लेकिन इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच व्हाट आई डू इज़, मैं बहुत से कॉन्टीजेंसी प्लानिंग जो होती है वो मैंने सिर्फ अपने जहन में रखी होती है, वो किसी से डिस्कस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं या उसकी कोई अप्रूवल मुझे नहीं चाहिए होती है, लेकिन मुझे अंदाज़ा होता है कि हाँ, अगर ये हुआ तो उसके बजाय मैं ये काम कर लूँगा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके बजाय मैं ये चीज़ ऑप्ट कर सकता हूँ। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ कि एज अ बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आपको डे टू डे एक्टिविटी में बहुत से डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं कि जो आपने कभी सोचे नहीं होते या जिनके बारे में आपने कभी भी आपको आइडिया नहीं होता कि दिस में अकर और में नॉट अकर। सो वहाँ पे आपकी जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन एंड द एक्सपीरियंस, दैट मैटर्स अ लॉट। Types of responses: prevent risk from occurring, reduce the probability that the event will occur, eliminate means probability is equal to 0. Reduce impact, think containment by insurance, monetary value, alternative strategies, additional suppliers to PDQ. Contract strategy: to select the right form of contract requires identification of specific risk, determination of how they should be shared between the parties, and the insertion of clear legal language in the contract documents to put it into effect. Let me say it again so that we can be more clarified. Identification of specific risk. आपने अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, आपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ कर रहे हैं अगेंस्ट एनीथिंग दैट यू आर आउटसोर्सिंग, या आप एज अ क्लाइंट या आप एज अ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप याद रखें कि उसमें जो एसोसिएटेड रिस्क हैं उस काम के, वो आप बीच में मेंशन ज़रूर करेंगे। बहुत सी चीज़ें आप मेंशन नहीं करते क्योंकि यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज देम टू द क्लाइंट और टू द पार्टी, लेकिन उसमें से जो मेजर रिस्क जो आप थ्रेट फील कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप वो आउटसोर्स कर रहे हैं, उससे जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर मेंशन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ दे शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टीज, ये मैकेनिज्म भी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर मेंशन करना है कि वो आपस में आप शेयर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो सपोज करें आपका एग्जांपल के तौर पे कि आप अपने कोई डिलीवरी है किसी प्रोडक्ट की और वो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर है, तो वहाँ तक डिलीवर होने में उसका रिस्क कौन उठाएगा? अगर बीच में खुदा न खास्ता कोई शिप को कोई एक्सीडेंट आ जाता है या कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है या हैंडलिंग में वो चीज़ टूट जाती है, एनीथिंग, या कुछ स्टोलन हो जाती है, तो उस सूरत में रिस्क किसका होगा? शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या जिस क्लाइंट को आप भेजें उसका होगा, या जो भेज रहा है उसका होगा? मीन्स कि वो सेंडर, रिसीवर या मिडिल पार्टी, उनमें से किसका वो रिस्क होगा? सो इस तरह के आपने वो चीज़ें आपस में डिसाइड करनी होती है। इंसर्शन ऑफ क्लियर लीगल लैंग्वेज इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स टू पुट इट इनटू इफेक्ट। बहुत से लोग, बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर्स या कॉन्ट्रैक्ट लोग अब एक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक सेपरेट पूरा एक डोमेन बन चुका है, एक इंडस्ट्री पूरी बन चुकी है, स्पेशल एक्सपर्टीज उसकी अब आ चुकी हैं। बहुत से लोग जेनेरिक चीज़ें लिखते होते थे या लिखते हैं अभी भी कि ये हो गया तो इसको विल डू दिस एंड दैट। यू रिमेंबर दिस थिंग कि इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक कॉमा भी जो है ना वो भी आपको केस जिता या हरवा देगा। सो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही प्रॉपर, क्लियर एंड थॉरो लीगल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, सो दैट यू कैन अवॉइड मेनी रिस्क। बाज़ का आप शेयर किसी और को रिस्क दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो नॉन कन्फॉर्मिटी टू द लीगल लैंग्वेज होती है उसकी वजह से वो आपके ऊपर वो सारा रिस्क पड़ जाता है। जब आपका खुदा ना हो कोई ऐसे लीगल लिटिगेशन में आप जाते हैं तो वो जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें पता चलता है जी आपने इफ़ के बाद तो कॉमा लगा दिया था,
तो वो इफ के बाद कॉमा का मतलब ये है कि वो सेकंड पार्टी उसमें इंक्लूड नहीं है, वो तो फर्स्ट पार्टी इंक्लूड है। आपने इफ से पहले फुल स्टॉप लगा के आपने जो है पूरे डॉक्यूमेंट को, वो सेंटेंस को आपने फिनिश नहीं किया था, तो इसका मतलब है कोई सेकंड पार्टी उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो ये मैं आपको एक जेनेरिक एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट में जो लीगल वर्डिंग है और क्लियर वर्डिंग है उसको यूज करना कितना जरूरी होता है और इटसेल्फ वो कितना बड़ा आपके लिए रिस्क बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप वर्सेस रिस्क, आप इसको अगर देखें तो स्कोप ऑफ वर्क इंफॉर्मेशन जो है वो वेरी लिटिल, पार्शियल और कंप्लीट। अनसर्टेनिटी उसकी क्या है, हाई, मॉडरेट, लो। डिग्री ऑफ रिस्क इज हाई, मीडियम, लो। Suggested risk allocation is 100% agency buyer seller contract, 0 to 100. Contract type फिर वो उसके आगे नीचे CPPF, CPIF, CPFF, FP, FPPI and FFP. Contract risk versus contract type versus risk, अगर आप इसमें देखें तो प्रोजेक्ट A का well defined scope and work contents, high probability of achieving realistic cost, eliminate at 100%, और उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट वैल्यू है अगर आप वो स्टैंडर्ड डेविएशन उसके निकाल के देखें तो वो 95 से 110 है। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में आप अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो प्रोजेक्ट बी जो है वो फेयरली वेल डिफाइंड स्कोप एंड वर्क कंटेंट, फेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग 100% कॉस्ट एस्टिमेट, और जो प्रोजेक्ट सी है poorly defined scope and contents, low probability of 100% cost estimate। आप नीचे जो है कॉस्ट एस्टिमेट वैल्यूज को देखें, प्लस माइनस 15%, और जो वो है प्रोजेक्ट बी है उसका प्लस माइनस 25%, और प्रोजेक्ट सी जो है प्लस माइनस 50% उसके जो है सजेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेरियस स्प्रेड्स। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो आपका स्कोप इटसेल्फ है, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं तो आपका वेल डिफाइंड स्कोप जो है वो कितने परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए कोई नेगेटिविटी या कोई रिस्क क्रिएट नहीं करेगा।